सुनो, मैंने अन्वी की शादी तय कर दी है, एक भिखारी से। तुम पागल हो गई हो? तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? हाँ हाँ, नहीं है मुझे उससे प्यार। और वो कौन सी मेरी सगी बेटी है? कोई बात नहीं पिताजी, अगर माँ यही चाहती है तो मुझे भी मंजूर है। अन्वी, तुम कैसे इतनी धैर्यवान हो सकती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का पिताजी? माँ ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला किया होगा। क्या सच में अन्वी की किस्मत में यही लिखा था, या ये सिर्फ एक चाल थी जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगी? सूरजपुर गांव के एक छोटे से घर में रहती है अन्वी। पिताजी, माँ, मुझे बहुत याद आती है। कभी कभी लगता है कि मेरी दुनिया पूरी नहीं है। हाँ मेरी बच्ची, मुझे भी तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है। पर देखो, हम दोनों अब भी साथ हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अन्वी। पर बाबा, मुझे माँ चाहिए। मुझे पता है अन्वी, मगर कोई भी तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकता। कुछ दिनों बाद विक्रम ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन रत्ना, अन्वी की सौतेली माँ, उसके जीवन में ममता नहीं, बस कठोरता और तिरस्कार लेकर आई थी। अन्वी की हर खुशी पर जैसे काली छाया पड़ गई। रत्ना ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अब अन्वी से घर के सारे काम करवाए जाने लगे। सुबह से शाम तक चूल्हे की राख, बर्तन की खनक और झाड़ू की आवाज ही उसकी दुनिया बन गई थी। छोटे से गलती पर भी रत्ना की डांट और ताने उसके हिस्से में रोज का दर्द बन चुके थे। कैसी लड़की है ये, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब तुम्हारे बिना ये घर भी घर नहीं लगता। समय बीतता गया और रत्ना की एक और बेटी हुई, प्रिया। अब घर में नन्ही प्रिया की खुशियां थीं, लेकिन अन्वी पर अत्याचार और भी बढ़ गया। हर दिन अन्वी के लिए नई कठिनाई और पीड़ा लेकर आता था। वक्त बीत चुका था। अब अन्वी और प्रिया दोनों बड़ी हो गई थीं। एक समझदार, चुप और सहनशील अन्वी, और दूसरी चंचल और शरारती प्रिया। लेकिन रत्ना का झुकाव अब भी सिर्फ अपनी बेटी प्रिया की ओर था। बच्चों, मैं आज शहर जा रहा हूँ। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पिताजी, मुझे वो गुलाबी दुपट्टा चाहिए जो पिछले मेले में देखा था। और मेरे लिए लाल साड़ी लाना, जरा भारी वाली। सबको दिखनी चाहिए कि शहर से आई है। ठीक है, रत्ना के लिए साड़ी और प्रिया के लिए दुपट्टा। और अन्वी, तुम्हें क्या चाहिए मेरी गुड़िया? पिताजी, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी लौट आइए। जब आप नहीं होते घर बहुत खाली लगता है। अरे, इसे क्या चाहिए होगा? इसे तो बस काम से ही प्यार है। हाँ माँ, दीदी को तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती। अन्वी बस मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर शांति। वो जानती थी उसके लिए इस घर में ना कोई चाहत बची थी, ना कोई उम्मीद। अपना ध्यान रखना मेरी बच्ची। और अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताना मत भूलना। बस आपकी सलामती चाहिए पिताजी, और कुछ नहीं।
विक्रम के जाने के बाद घर में वही पुराना सन्नाटा लौट आया। रत्ना के चेहरे पर संतोष था और अन्वी के दिल में फिर एक नया घाव। वो नहीं जानती थी कि अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली है। अब अन्वी और प्रिया दोनों जवान हो चुकी थी। एक के दिल में सादगी थी तो दूसरी के ख्वाब आसमान जितने ऊंचे। विक्रम का मन अब दोनों की शादी की चिंता में डूबा था, पर रत्ना के इरादे कुछ और ही थे। देख बेटा, तेरी शादी तो शहर में ही होनी चाहिए, जहाँ बड़ी बड़ी हवेलियां हों, चमचमाती गाड़ियां खड़ी हों और तेरे गले में ऐसे गहने हों कि लोग बस देखते रह जाएं। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरे पति किसी सेठ जैसे हों। वहीं दूसरी तरफ अन्वी अपने हाथों में आटे की लकीरें देख रही थी। शायद सोच रही थी कि उसकी किस्मत भी इन्हीं रेखाओं में कहीं खो गई है। काश माँ, अगर आज तुम होती तो शायद सब कुछ अलग होता। रत्ना, अब तो दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। सोचता हूँ अब इनके हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर पहले तो हमारी प्रिया की शादी होनी चाहिए। पहले छोटी की, पर समाज क्या कहेगा रत्ना? अरे समाज का क्या है जी, वो तो कुछ भी कहेगा। कभी कहते हैं जल्दी कर दो, कभी कहते हैं देर कर दी पर फिर अन्वी की शादी का क्या भरोसा। अगर कहीं देर हो गई तो प्रिया के रिश्ते भी रुक जाएंगे। लोग कहते फिरेंगे, बड़ी अब तक बैठी है, छोटी को कौन देगा। पिताजी, अगर माँ ऐसा सोच रही हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहले प्रिया की शादी कर दीजिए। तू पागल है क्या अन्वी? पहले छोटी की शादी कर दूं तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी नहीं रुकती पिताजी। बस मेरी बहन खुश रहे, यही काफी है। विक्रम चुप हो गया। उसे अपनी बेटी के शब्दों में सच्चाई तो दिखी, लेकिन दिल में डर भी। उसे नहीं पता था ये फैसला अन्वी की जिंदगी की दिशा बदल देगा। दिन भर के काम से फ्री होकर अन्वी आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और थकान झलक रही थी। घर में उसकी बहन और माँ उससे ठीक से बात नहीं करती थी, फिर भी उसके मन में कोई शिकायत तक नहीं थी। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसे पुकारा। बेटी, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया, आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। अरे अम्मा, आप तो बहुत कमजोर लग रही हैं। आइए बैठिए जरा, मैं पानी और कुछ खाने को लाती हूँ। अन्वी उन्हें आंगन में बिठाकर आदर पूर्वक उनके लिए खाना लेने चली जाती है। अन्वी ने जब अंदर जाकर देखा तो वहां बस एक थाली थी, जिसमें थोड़ी सी दाल और एक रोटी रखी थी। लेकिन बिना एक पल सोचे उसने वही थाली उन अम्मा के लिए ले जाने लगी। अम्मा लीजिए, खाना खा लीजिए। थोड़ा ठंडा है, लेकिन मैंने दिल से बनाया है। बेटा, तेरे जैसे दिल तो आजकल मिलते नहीं। भगवान तुझे बहुत खुशियां दे। तू हमेशा मुस्कुराती रह बेटी। अम्मा, मैं आपकी बेटी जैसी हूं ना आप बस खाना खाइए, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। बूढ़ी औरत ने खाना खाया और जाते जाते अन्वी के सिर पर हाथ रखा।
उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो अभी कहना बाकी था। बेटा, तेरे हाथों की रोटी तेरे भाग्य का वरदान बनेगी। जो आज तूने दिया है वो कल किसी और रूप में तेरे पास लौट कर आएगा। एनवी ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। उसे नहीं पता था जिसे उसने एक रोटी दी थी वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि किस्मत थी जो आज उसके दरवाजे पर आई थी। धूप से चमकते बाजार में माँ बेटी की हंसी गूंज रही थी, पर उस हंसी के पीछे छुपा था किसी का दर्द, किसी की तकलीफ, अनवी की तकलीफ। वैसे माँ, कुछ भी कहो, आप पिताजी को कभी भी पता नहीं लगने देती कि आप उस गंवार अनवी पर कितना अत्याचार करती हैं। अरे, वो मेरी सौतेली है। और वैसे भी सौतेलों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। ये तो आपने ठीक कहा माँ। अब पिताजी मेरे लिए नए कपड़े लाएंगे और आपके लिए चूड़ियाँ। हाँ, और उस मनहूस के लिए कुछ नहीं, उसे तो अपने हिस्से की धूल भी नसीब नहीं होगी। कभी कभी इंसान की हंसी भी किसी की तकलीफ का साया बन जाती है, और उस दिन बाजार में गूंजती इनकी हंसी अनवी की जिंदगी का सबसे कड़वा अध्याय लिख रही थी। शाम ढल चुकी थी। आंगन में दिया टिमटिमा रहा था। विक्रम और रत्ना चारपाई पर बैठे थे। बातों का सिलसिला चल रहा था। पास ही अवनी चुपचाप बैठी थी, पर उसकी आंखों में उम्मीद थी और डर भी। रत्ना, सुनो, लड़के वालों को अवनी बहुत पसंद आई है। उन्होंने कहा है रिश्ता पक्का समझो। क्या? ये कब हुआ विक्रम? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैं शहर इसी काम से गया था रत्ना, वहीं लड़के वालों से मिला। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है और शहर का है। समझो अपनी अवनी की तो जैसे किस्मत ही खुल गई। अभी क्या कहा तुमने? क्या लड़का शहर का है? हाँ, लड़का शहर का है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, सब कुछ है उसके पास। अपनी अवनी तो वहां राज करेगी। तो फिर वहां शादी अवनी की नहीं, प्रिया की होगी। प्रिया शहर जाएगी, हवेलियों में रहेगी, और आप अवनी के लिए कोई और अच्छा लड़का देख लेना। रत्ना, ये क्या कह रही हो? रिश्ता तो अवनी का तय हुआ है ना। लड़के वालों को अवनी ही पसंद आई है। मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ शादी तो मेरी बेटी प्रिया की ही होगी। कोई बात नहीं पिताजी, अगर माँ ऐसा चाहती हैं तो आप वहाँ प्रिया की शादी कर दो। आप मेरे लिए कोई और लड़का देख लेना। पर बेटी। पिताजी, माँ जो कहती हैं वही सही होगा। मैं तो बस चाहती हूँ कि घर में सब खुश रहें। उस शाम अवनी ने अपनी किस्मत को माँ की बातों में समर्पित कर दिया, पर शायद उसे नहीं पता था ये मौन स्वीकार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। शहर में शाही शादी हो चुकी थी। प्रिया अब हवेली की बहू बन चुकी थी। रत्ना के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, पर उसकी आत्मा अब भी असंतुष्ट थी, क्योंकि हर जीत किसी की हार पर टिकी होती है, और यहां हारी थी अवनी। कौन है? कौन है बाहर? बेटी, थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? बहुत दूर से आई हूँ, पेट में आग लगी है। अरे कौन है? परेशान कर रखा है। जाओ यहाँ से। यहाँ कोई पानी वानी नहीं है। बेटी,
मैं यहाँ पहले भी आई थी। तब यहाँ एक लड़की थी, बहुत भली, जिसने मुझे अपना खाना दे दिया था। कहा था, अम्मा मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, क्या वो अब यहाँ नहीं रहती? लड़की? कौन? अवनी नाम था शायद उसका। बड़ी मीठी बोली थी उसकी। भगवान उसे सुख दे, उसने मुझे भूख से बचाया था। अच्छा, तो अब अवनी मेरे पीछे पीछे ये सब करती है। देखती हूँ उसे भी। रत्ना ने उसे गुस्से में भगा तो दिया, पर कुछ तो था उस औरत में जिसने उसके दिल में सवाल जगा दिए, और फिर वो चुपचाप उसका पीछा करने लगी। बूढ़ी औरत झोंपड़ी की ओर चली गई, जहां उसका एक जवान बेटा भी था। ये नजारा देखकर रत्ना के मन में एक खतरनाक विचार उठा। रत्ना उस झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, जहां वो बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ थी। रत्ना की आंखों में चमक थी, पर वो चमक प्यार की नहीं, किसी गहरी चाल की थी। अच्छा, तो यही रहती है वो बूढ़ी औरत, और ये इसका बेटा है, जवान है, तंदुरुस्त है। अगर अवनी की शादी इसी से करा दूं तो? रत्ना, आजकल तुम कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो। क्या सोच रही हो तुम? मैंने फैसला कर लिया है विक्रम। अवनी की शादी उसी बूढ़ी औरत के बेटे से होगी। क्या कहा तुमने? अवनी की शादी एक भिखारी के बेटे से? रत्ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, सही सुना तुमने। अरे वो बहुत अच्छा लड़का है। माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मुझे भी मंजूर है। अवनी, बेटा पागल मत बन। ये जिंदगी भर का फैसला है। पिताजी, माँ जो भी करती हैं हमेशा अपने हिसाब से सही समझती हैं। अगर उनके मन में यही ठीक है तो मैं विरोध नहीं करूंगी। देखा विक्रम, तेरी बेटी कितनी समझदार है। अब शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रही। रत्ना, तू मां नहीं पत्थर है। तूने मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। जिंदगी तो मैं बचा रही हूँ विक्रम। कम से कम अब कोई ये नहीं कहेगा कि रत्ना ने सौतेली बेटी से नफरत की। और कुछ ही दिनों बाद गांव की गलियों में शादी के गीत गूंजने लगे। अवनी दुल्हन बनी, पर उसकी आंखों में खुशी नहीं, बस स्वीकृति और दर्द था। उसका पिता विक्रम लोगों के बीच खड़ा था, पर उसकी नजरें सिर्फ एक सवाल पूछ रही थीं। क्या सच में ये उसकी बेटी की किस्मत थी या किसी की चाल? कभी कभी किस्मत की चाल इतनी अजीब होती है, और जो दूसरों की तकदीर लिखना चाहता है वो खुद अपनी कहानी मिटा बैठता है। ये किसका घर है? माँ ने तो कहा था कि आप झोंपड़ी में रहते हैं। हाँ बेटी, वो तो बस तुझे परखने के लिए किया था। मगर तेरा दिल तो हमसे भी अमीर है। तो आप लोग अमीर हैं? अमीर नहीं बेटी, बस थोड़े ईमानदार हैं। हमें तेरा दिल देखना था और तेरे कर्म देखना थे। और आज तू हमारी बहू बनकर हमारे घर आई है, हमारी शान बनकर। माँ ने मुझे गिराना चाहा था, पर भगवान ने मुझे वहां उठाया जहां सोच भी नहीं सकती थी। तेरे बाप ने वादा किया था कि पैसों का इंतजाम करेगा। अब बोल, कहाँ हैं पैसे? हर बार पैसे पैसे की बात क्यों करते हो? प्यार तो किसी को याद नहीं रहता। प्यार से पेट नहीं भरता। अगली बार खाली हाथ आई तो यहां कदम मत रखना। माँ, आपने कहा था मैं राज करूंगी, पर यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है।
कुछ दिन बीते ही थे कि अचानक एक शाम बारिश से भीगी सड़क पर दो परछाइयां घर के दरवाजे पर आ खड़ी हुईं। अवनी और प्रिया दोनों लौट आई थीं, पर इस बार उनके कदमों में एक कहानी थी जो सबकी जिंदगी बदल देने वाली थी। अवनी, प्रिया, तुम दोनों? पिताजी, भगवान ने मेरा भला किया, पर प्रिया की हालत देखकर दिल टूट गया। क्या हुआ प्रिया? तू तो कहती थी वहां बहुत सुख है। वो सुख नहीं था माँ, बस दिखावा था। जहाँ सिर्फ पैसे की पूजा होती है वहाँ इज्जत नहीं मिलती। माँ, जिस भिखारी के बेटे से आपने मेरी शादी कराई थी वो असल में बहुत अमीर निकला, और जिस शहर को आपने सपनों जैसा समझा था वो तो एक झूठ था। बेटी, मैंने नासमझी में बहुत बड़ी भूल कर दी। कोई बात नहीं माँ, भगवान ने बस वही सिखाया जो आपने सिखाया था। कभी किसी को छोटा मत समझो। वक्त ने सबको उनका आईना दिखा दिया। जिसे सबने ठुकराया वो सबसे ऊंचा निकला, और जिसने दूसरों के सपनों को तोड़ा वो अपने ही फैसलों के नीचे दब गया।